बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 14 ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल है फाइंड द एंगल अल्फा मेड बाय द सिस्टम ऑफ द टू मिरर्स एज शोन प्रोवाइडेड दैट द इंसिडेंट रे ए एंड द रिफ्लेक्टेड रे बी आर पैरेलल। के ये डायग्राम दी गई है और इस डायग्राम में एक ये मिरर है और एक ये मिरर है और ये जो दो मिरर हैं इन दोनों मिरर्स के दरमियान एंगल अल्फ़ा है। ये एंगल हमने कैलकुलेट करना है, जबकि इस मिरर पे ये जो इंसिडेंट रे ए पड़ रही है ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके मिरर बी पे पड़ती है और बी से फिर रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्टेड रे बी बनती है। ठीक है, और ये बताया गया है कि इंसिडेंट रे ए और इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे बी ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो हमने अल्फ़ा कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम डाटा इसमें नोट कर लेते हैं। डाटा क्या है? अल्फ़ा कैलकुलेट करना है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं और साथ हमें यह भी बताया गया है कि ए पैरेलल टू बी है, इंसिडेंट रे ए पैरेलल टू बी है। ये दो हमारे पास डाटा में चीज़ें हैं। अल्फ़ा हमने कैलकुलेट करना है और बी ए के पैरेलल है। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई किया जाए तो मिरर पे जो रे पड़ती है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, यानी कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा और एंगल आई प्राइम एंगल आर प्राइम के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत लिख लिया, आई इक्वल टू आर एंड आई प्राइम इक्वल टू आर प्राइम। इसके बाद दूसरी चीज़, जो इंसिडेंट रे ए है वो रिफ्लेक्टेड रे बी के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई प्लस आर यानी कि ये कंप्लीट एंगल और आई प्राइम प्लस आर प्राइम ये कंप्लीट एंगल ये सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल होंगे 180 के। ठीक है, रे ए बी के पैरेलल है ना, पैरेलल का मतलब ये होगा कि ये जो कंप्लीट ये ऐसे एंगल बनेगा ये 180 होगा, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180। तो इसको हम लिखेंगे आई प्लस आई प्राइम प्लस आर प्राइम इक्वल टू 180। अब ऊपर ये वाला जो कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी कि आर की जगह पे हम आई लिख देंगे और आई प्राइम आर प्राइम की जगह पे आई प्राइम लिख देंगे। ठीक है, आर और आर प्राइम की जगह पे आई और आई प्राइम लिख दिया। अब ये 2i प्लस 2i प्राइम इक्वल हो जाएगा 180 के। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब यही होता है कि जिन दो एंगल्स के दरमियान हमने सप्लीमेंट्री एंगल कहा है वो क्या होंगे, 180 के इक्वल होंगे उनका सम। तो ये हमारे पास 180 आ गया। 2 इधर से कॉमन लेंगे, आई प्लस आई प्राइम 2 इधर जाकर डिवाइड होगा तो ये 90 हो जाएगा, यानी कि आई प्लस आई प्राइम की वैल्यू 90 है। अब ये हमारे पास हमने क्या कैलकुलेट की है, आई प्लस आई प्राइम की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। कौन सी वाली? ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, ये वाली जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जो एंगल ओ ए बी है यानी कि ये वाला एंगल प्लस ओ बी ए ये वाला एंगल प्लस ए ओ बी ये वाला एंगल, ये इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स, आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल हो उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। तो वही कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई की। ट्रायंगल ए ओ बी में तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल है। अब ओ ए बी जो है वो हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल। इस नॉर्मल का मतलब क्या होता है, वो इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि ये टोटल एंगल 90 का है तो 90 माइनस आर बाकी ये वाला एंगल बनेगा। और इसी तरह इस जगह पर ये भी परपेंडिकुलर है इस लाइन के साथ, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 माइनस आई प्राइम ये वाला एंगल बनेगा। तो 90 माइनस आर ये वाला और 90 माइनस आई प्राइम ये वाला एंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल में, और ये वाला प्लस अल्फा, ये तीनों का सम इक्वल आ गया 180 के। स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 90 माइनस आर प्लस 90 माइनस आई प्राइम प्लस अल्फा इक्वल टू 180। अल्फा को इधर ही रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 180 माइनस 90 प्लस आर प्लस माइनस 90 प्लस आई प्राइम, तो 180 माइनस 90 ये ख़त्म, आर प्लस आई प्राइम रह गया। अब आर और आई प्राइम की अगर बात की जाए तो इसमें आर आई के इक्वल था, आर की जगह पे हम आई लिख देंगे, आई प्लस आई प्राइम।
आई प्लस आई प्राइम हम ऑलरेडी देख चुके हैं 90 के इक्वल था, तो अल्फ़ा की इक्वल कर देंगे, ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें जो एंगल हमने अल्फ़ा कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 14.2, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, अ मटेरियल विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.49 ऑफन फाउंड इन ज्वेलरी। के स्पीड ऑफ लाइट हमने कैलकुलेट करनी है डायमंड में। डायमंड क्या है, एक मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया गया है, और ये जो है डायमंड ये ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है। तो डाटा में क्या है, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यानी कि v कैलकुलेट करनी है, और मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से शो करते हैं, n इक्वल टू 2.49। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। सोल्यूशन देखते हैं, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए। जो रेशो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, n इक्वल टू c ओवर v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला, यहाँ से v उधर जाएगा तो n इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। c क्या है, c स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। c की जगह पे हम पुट करेंगे 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय n, हमारे पास 2.49 होता है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो v हमारे पास आ जाएगा 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 3 है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द मीडियम इफ लाइट इंटर्स इनटू इट फ्रॉम एयर एट एन एंगल 37 डिग्री एंड रिफ्रैक्टेड इनटू इट एट एंगल 21 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कैलकुलेट करना है किसी मीडियम के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, हमने n कैलकुलेट करना है। इफ लाइट इंटर्स इनटू इट फ्रॉम एयर, लाइट एयर से इंटर हो रही है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम का कैलकुलेट करना है इसको हम n2 कह देंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का जो होगा उसको हम n1 का नाम देंगे, ठीक है, n1 का नाम देंगे। मीडियम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का है उसके लिए n2, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है उसके लिए n1 एट एन एंगल 37 डिग्री। ये कौन सा है, वो लाइट जो इंटर हो रही है, तो इंसिडेंट एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल θi 37 डिग्री एंड रिफ्रैक्टेड इनटू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन θr इक्वल टू 21 डिग्री है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम का है उसको n2 हमने कंसिडर करना है। तो आप देखें कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द मीडियम इफ लाइट इंटर्स इनटू इट फ्रॉम एयर, यानी कि लाइट कहाँ पे ट्रैवल कर रही थी, एयर में ट्रैवल कर रही थी, कि जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम n1 का नाम देंगे, और ये एयर से ट्रैवल करती हुई किस में इंटर हुई है, मीडियम में, तो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n2 का नाम दिया। बाकी इस एंगल पे वो इंटर हुई है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, और इस एंगल पे रिफ्रैक्ट हुई है तो ये θr होगा। तो यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θr। हमने n2 कैलकुलेट करना है तो sin θr इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, n2 इक्वल आ जाएगा n1 की वैल्यू 1, sin θi की वैल्यू 37 एंड θr की वैल्यू 21। तो sin 37 0.6 आ जाता है, डिवाइडेड बाय sin 21 0.36 आ जाता है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो n2 की वैल्यू आ जाएगी 1.67, यानी कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.67 है, और इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 14.4 है, फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ पॉलीस्ट्रेन n इक्वल टू 1.49 पाइप सराउंडेड बाय एयर। क्रिटिकल एंगल θc कैलकुलेट करना है ऑफ पॉलीस्ट्रेन, एक मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, n की वैल्यू 1.49 दी गई है, पाइप सराउंडेड बाय एयर, ठीक है। दूसरा मीडियम कौन सा है, एयर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए दो मीडियम होने चाहिए ना, जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। तो जब दूसरा मीडियम एयर हो और क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास फार्मूला होता है sin θc इक्वल टू 1/n। θc इक्वल आ जाता है 1/n की वैल्यू पुट की 1.49,
इसको डिवाइड करेंगे तो 0.67 आ जाता है। साइन थीटा इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स 0.67। ये जब साइन इधर आएगा साइन इनवर्स हो जाएगा 0.67 और इसका साइन इनवर्स लेंगे तो ये 42.1 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉलीस्ट्रेन का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज placed at 6 cm from a converging lens with magnification as 3. Also find the nature of image if the focal point of the lens is 5 cm from the lens. अब इसमें क्या कहा गया है कि find the distance and height of the image. इमेज का जो डिस्टेंस है उसको डिनोट किया जाता है Q से और इमेज की जो हाइट है उसको HI से। H हाइट और I इमेज HI. If the object of height 2 cm, ऑब्जेक्ट की हाइट H हाइट और O ऑब्जेक्ट HO 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। अब ये ऑब्जेक्ट लेंस से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है तो ऑब्जेक्ट का जो लेंस से डिस्टेंस होता है उसको P से डिनोट किया जाता है। P की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी गई है। लेंस विद मैग्निफिकेशन एज 3, ये मैग्निफिकेशन दी गई है m इक्वल टू 3। ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ इमेज इफ द फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। नेचर फाइंड करनी है जबकि फोकल पॉइंट लेंस का जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले Q कैलकुलेट करना, HI कैलकुलेट करते हैं। HI कैलकुलेट करने के लिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला हमारे पास HI ओवर HO है। HI कैलकुलेट करना है तो HO इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। HI इक्वल टू MHO, यानी कि HI इक्वल टू M की वैल्यू 3 गिवन है और HO की वैल्यू 2, मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज सेंटीमीटर में थी तो हाइट हमारे पास सेंटीमीटर में आएगी। इसके बाद Q कैलकुलेट करने के लिए मैग्निफिकेशन का दूसरा फार्मूला इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की मदद से M इक्वल टू Q ओवर P होता है। इसमें Q कैलकुलेट करना है तो P इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। M और P की वैल्यू पुट कर देंगे। M हमारे पास 3 है और P की वैल्यू 6 है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। Q इक्वल आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। HI कैलकुलेट कर लिया, इमेज हाइट कैलकुलेट करनी थी और इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। ये दोनों कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज। अब नेचर ऑफ द इमेज क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आउटसाइड द फोकल पॉइंट है। ऑब्जेक्ट कितना है 6 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जबकि फोकल पॉइंट 5 सेंटीमीटर है। अब फोकल पॉइंट से बाहर है। अगर ये वाली वैल्यू इससे कम होती तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनसाइड ऑफ द फोकल पॉइंट, लेकिन यहाँ पे क्या है P F की निस्बत ज़्यादा है तो प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ द फोकल पॉइंट। हैंस द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस विल बी रियल। जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इन लार्ज एंड अपोजिट साइड ऑफ द लेंस एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि जो लेंस यूज किया गया था वो कन्वर्जिंग लेंस था। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस की मदद से जो इमेज फॉर्म होता है वो रियल, इन्वर्टेड, इन लार्ज और ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस होता है जब फोकल पॉइंट से बाहर रखा जाए ऑब्जेक्ट को। तो वही कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई करके इसका स्टेटमेंट लिख दिया। तो यहाँ तक इस चैप्टर की न्यूमेरिकल एग्जांपल्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन या लेक्चर देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के लेवल पर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइजेस के सोल्यूशंस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप पास पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।